हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाय केवी। न्यू बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें जो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है वो रहेगा केमिकल काइनेटिक। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स, जिसे आप लोग बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। देखिए, आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझना है कि केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है एग्जाम में, और कैसे आप लोगों को अगर केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तो कैसे आप लोगों को उस क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करनी है। जब भी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सोचते हो तो आप लोगों को अप्रोच करना आना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर आप किस प्रकार की अप्रोच करोगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, रासायनिक बल गतिकी। जो हमारा न्यू टॉपिक है न्यू बैच का वो है रासायनिक बल गतिकी। इंग्लिश वाले बोलेंगे केमिकल काइनेटिक। चलिए देखिए, केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बल गतिकी क्या है। ये एक ब्रांच है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ये क्या है? रसायन विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान की शाखा है। केमिकल काइनेटिक रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को यानी रिएक्शन की दर के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्शन की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार कोई अभिक्रिया है जो आगे की तरफ जाती है, किस प्रकार कोई अभिक्रिया है जो पीछे की तरफ आती है। यानी ये सारी जितने भी चीजें हैं वो हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक में। परिभाषा से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये रसायन की ब्रांच है या नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हम पढ़ना सीखेंगे ताकि आप लोगों को अप्रोच पता होनी चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार आया था, इस अभिक्रिया में, कॉपी पेन हाथ में रखे, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस निश्चिंत बैठे रहें और देखते रहें। इस अभिक्रिया में ए के विलुप्त होने की दर बताइए। इस अभिक्रिया में ए के विलुप्त होने की दर बताइए। यहाँ पे आप लोगों को एक अभिक्रिया दे दी गई थी, इस प्रकार से आप लोगों को एक रिएक्शन दे दी गई थी, और इस रिएक्शन में आप लोगों को बताना था कि ए के विलुप्त होने की दर यहाँ पे क्या है। इंग्लिश वाले कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, इन द गिवन रिएक्शन फाइंड आउट द डिसअपीयरेंस ऑफ ए। इंग्लिश वालों ने सुना होगा मैंने क्या बोला, in this reaction find out the disappearance of A। तो देखिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, अब अप्रोच कैसे करना है वो एक टीचर का काम होता है, अप्रोच को सिखाना। तो हमारा यही काम है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, आप लोगों को किस प्रकार से इस क्वेश्चन पे अप्रोच करनी है, ये आप लोगों को सीखना आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम इस पे अप्रोच अप्लाई करते हैं। आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप लोगों को इसका आंसर किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हमें रेट लिखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हमें लिखना है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर ऐसे नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप अपना मोबाइल छोड़ के कहीं और चले जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन है आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया है क्योंकि हम लोगों ने अभी सिर्फ हेडिंग स्टार्ट की है, समझ में आएगा, धीरे धीरे हर काम बनता है। आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से समझ में आएगा और 4 मार्क्स यहाँ से आप पक्के करके जाओगे आज।
देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अभिक्रिया की दर लिखनी ही पड़ेगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। और देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं आप समझिए। हम रेट ऑफ रिएक्शन इस प्रकार से लिखते हैं कि आप लोगों को ये जो दिए हुए होते हैं इधर की साइड, इन्हें हम लोग बोलते हैं अभिकारक। बच्चों ध्यान रखना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, या आप लोग इन्हें क्रियाकारक बोल देते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इधर की साइड जो बनता है उसे आप लोग क्या बोल देते हैं, उत्पाद बोल देते हैं, यानी आप इसे प्रोडक्ट बोल देते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि ये तो आप लोगों का कोई अभिकारक है, क्रियाकारक है, या आप लोग इसे सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट। तो ये तो हो गए दोनों आप लोगों के बच्चों अभिकारक, और ये जो हो गया आप लोगों का उत्पाद हो गया। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। हमें अभिक्रिया की दर लिखना है तो हमें इसका भी काम लेना है, हमें इसका भी काम लेना है, हमें इसका भी काम लेना है। इन तीनों के अलावा कोई और आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। ये जो दो है वो तो इसके आगे का नंबर है, ये कोई दो क्रियाकारक नहीं है, ये दो कोई अभिकारक नहीं है, ये दो कोई उत्पाद नहीं है, ये दो कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये तो बच्चों रस समीकरण मिति गुणांक है। क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक है, जिसे आप लोग क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, स्टाइकियोमेट्री। तो हमारा काम क्या होता है, ए को पकड़ना, बी को पकड़ना और सी को पकड़ना। तो पकड़ लीजिए आप लोग फटाफट से, ए को पकड़ लिया, बराबर में किसको लिखो, बी को लिखो, बहुत आसान है, बस बोर्ड पे देखते रहें। फिर बराबर में किसको लिखो, सी को लिखो। हाँ जी, हम लोगों ने सबको बराबर में लिख दिया। अब हमें आगे क्या करना है, तो बच्चों आगे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सबके आगे क्या लगा देना है आपको, डी बाई डी टी। सबके आगे क्या लगा देना है आपको, डी बाई डी टी। सबके आगे आप लोगों को क्या लगा देना है, डी बाई डी टी। बहुत ही आसान से तरीके से हम लोगों ने कर दिया। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कुछ भी नहीं करा है हम लोगों ने, जो जो थे उनको पकड़ के लिख दिया, सबके बीच में बराबर का चिन्ह लगाया और सबके आगे हम लोगों ने डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी लिख दिया। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि देखिए डी बाई डी टी क्या है, तो इसे आप लोगों को समझना जरूरी हो जाता है। बच्चों ये जो डी बाई डी टी होता है ये हम बोल देते हैं अवकलन। ये क्या होता है बच्चों, अवकलन होता है। इंग्लिश वाले इसे जानते हैं डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है ये, डिफरेंशिएशन, यानी इसे इन डिटेल में गणित के जो छात्र होते हैं, मैथ के जो विद्यार्थी होते हैं वो इसे पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के छात्रों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे ये जो डी बाई डी टी है बार बार काम आएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो डी बाई डी टी होता है वो क्या होता है। मैथ के जितने भी विद्यार्थी होते हैं, गणित के जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनके काम में आता है। ये एक अवकलन गुणांक होता है। क्या होता है, एक अवकलन गुणांक। क्या होता है बच्चों, अवकलन गुणांक। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, यह आप लोगों ने लिखना सीख लिया। ये थी अपने क्वेश्चन की अप्रोच। बट देखो ए के आगे क्या था बच्चों, दो था। तो ये जो रस समीकरण मिति गुणांक है, क्या बोलते हैं इसे, रस समीकरण मिति गुणांक। किसी भी अभिकारक के सामने हो चाहे किसी भी उत्पाद के सामने हो। बताइए उत्पाद के आगे क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक तो था ना, वो एक लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे ए के आगे क्या था, एक रस समीकरण मिति गुणांक था, वो कितना था, 2। तो बच्चों क्या हम सीधा सीधा इस अभिक्रिया को ऐसे ही लिखेंगे या इस 2 का भी कोई रोल होगा। तो ध्यान रखना, जब भी किसी भी अभिकारक या उत्पाद या किसी भी अभिकारक के आगे कोई नंबर लिखा हुआ हो तो उसे भूलना नहीं है। अगर आप इस 2 को भूल जाओगे तो माइनस के 4 जरूर लेकर आओगे, इसलिए इस 2 को नहीं भूलना है। 2, 3, 4 कितना भी दिया हो नहीं भूलना है। तो भाई इस 2 का हम क्या करें, तो इस 2 को ऐसा आप करो कि जिसके आगे है उसके नीचे की साइड ले जाओ। ये 2 किसके आगे है, ए के आगे है, तो इस 2 को क्या करो, ए के नीचे रख दो। तो ए कहाँ पे है, ये रहा अपना ए, तो ए के नीचे रखना है। तो 2 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रखेंगे ए के नीचे। इसका मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे 1/2 के रूप में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो मैंने क्या कर दिया, 1/1 लिख दिया। ये 1 है तो मैंने क्या कर दिया, 1/1 लिख दिया। अब 1 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई भी फर्क नहीं
पड़ता है। तो हम क्या कर देते हैं, इस एक को यहाँ से हटा देते हैं। तो बताइए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया? क्वेश्चन तो अभी आगे करना बाकी है। हम लोगों ने 50% क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन की अप्रोच थी। अब हम आगे की तरफ सीखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए के विलुप्त होने की दर बताइए, ए के डिसअपरेंस की रेट बताइए, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए, यह आप लोगों से पूछा गया था। तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जहाँ पे ए लिखा हुआ है आप लोगों ने ये बना दी, जहाँ पे ए लिखा हुआ है ये जो डी ए बाई डी टी, ये क्या है, ए के विलुप्त होने की दर ही तो है। ये डी बाई डी टी इसको बताता है, अवकलन गुणांक को, और ये अवकलन गुणांक क्या बता रहा है, दर को बता रहा है। अगर इसके आप आगे ए लगा देते हो डी बाई डी टी के आगे, तो ये ए की दर को बताता है। यहाँ पे आप बी लिखते हो तो ये बी की दर को बताता है। अगर आप यहाँ पे सी लिखते हो तो ये सी की दर को बता देता है। तो इसका मतलब हमारा काम क्या है, ए के विलुप्त होने की दर को निकालना। मतलब हमारा काम बस इतना सा है, हमारा काम बस इतना सा है। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो इस क्वेश्चन को हम आगे की तरफ लेंगे, इन डिटेल लेंगे इस क्वेश्चन को। अभी मेरा आप लोगों को क्वेश्चन समझाने का तरीका यही था ताकि आप लोग क्वेश्चन की अप्रोच को सीखें और आप लोग एक बार एक तरीका समझ जाएं कि कैसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इसके आगे 2021 में पूछे जाने की पूरी संभावना थी, इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाना सिखा दिया। यानी अप्रोच कैसे करना है वो हम लोगों ने सीखा है। तो अभी तक हम लोगों ने ओनली क्या सीखी है बच्चों, अप्रोच सीखी है कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो हम लोगों ने सीखा है। यानी 50% क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिया। तो अब हम चलते हैं केमिकल काइनेटिक को पढ़ते कैसे हैं, केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, केमिकल काइनेटिक को पढ़ने की तरफ चल रहे हैं। ये हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखा था कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा आपको पढ़ना क्या है। ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा आगे की तरफ चल लेते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं आगे की रणनीति केमिकल काइनेटिक की। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को कि कैसे कैसे हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग सीखेंगे, नई बातें क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेगी, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। चलिए कंटिन्यू स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। चलिए देखिए बच्चों इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला काम होता है अभिक्रिया को लिखना। अभिक्रिया को लिखना और उस अभिक्रिया को लिख के उसमें अभिक्रिया की दर को लिखना समझना, ये होता है इसका पहला जो पार्ट है वो। यानी आप लोगों को अभिक्रिया लिखना आना चाहिए, अभिक्रिया लिखना आना चाहिए। और अभिक्रिया लिखने के बाद जैसे अभी मैंने आप लोगों को रेट लिखना सिखाया था, दर लिखना सिखाया था, मैंने क्या बोला, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, बराबर में क्या लगा दो, सबके बीच में क्या लगा दो, बराबर लगा दो, और सबके आगे डी बाई डी टी डी बाई डी टी डी बाई डी टी लगा दो। तो अभिक्रिया लिखना आना चाहिए। और दूसरा काम क्या है, दर लिखनी आनी चाहिए आपको, दर लिखनी आनी चाहिए। यानी जो अभी हमने लिखी, क्या लिखी, अभी हमने ऐसे करके लिखा था, यूं करके लिखा था बच्चों, याद हो तो। फिर मैंने बोला सबके आगे इस प्रकार से लिख दो, सबके आगे इस प्रकार से लिख दो, सबके आगे इस प्रकार से लिख दो। तो ये आप लोगों को छोटा सा काम आना चाहिए। फिर देखिए आप लोगों को जो अभिक्रिया में अभिक्रिया नियतांक होता है वो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। यानी यहाँ पे एक नियतांक आएगा के क्या है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब कुछ। बस आप लोग एक बार जनरल इंट्रोडक्शन लिख लीजिए साइड में। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे के की यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार यहाँ से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखिए आप लोग छदम
प्रथम कोटि अभिक्रिया आप लोगों को पढ़ना है। इसके साथ ही आप यहाँ पे ऐड कर लो रेट लो भी आप लोगों को पढ़ना है। इसके साथ ही क्या पढ़ना है और रेट लो यानी दर नियम। ये जो के की यूनिट और रेट लो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दर नियम छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया हो गई और इसके आगे अदर्स में हम 2-3 टॉपिक है उनको पढ़ लेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है के की यूनिट आप लोगों से पूछी जा सकती है या आप लोगों से ये जो दर नियम है ये जो रेट लो है ये पूछा जा सकता है। कभी भी इन दोनों से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। और 4 नंबर एक बहुत इजी सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा गणित नहीं है इसमें, बहुत इजी सा टॉपिक है। तो आप लोग यहाँ से 4 नंबर तो फिक्स करके ही चलें, छोड़ना नहीं है किसी भी टॉपिक को। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं अभिक्रिया लिखना। पहला हमारा टॉपिक क्या है? अभिक्रिया लिखना। क्योंकि आप लोग एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो आप लोगों को केमिस्ट्री में इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए मेरा मानना यही है मैं आप लोगों को 0 लेवल से उठाऊं। यानी आप लोग मेरे अकॉर्डिंग अभी बहुत ही लो लेवल पे है, मेरा काम है आप लोगों को 0 से उठाना। तो देखिए बच्चों अभिक्रिया कैसे लिखते हैं। सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अभिक्रिया यानी रिएक्शन। यानी अभिक्रिया लिखते कैसे हैं वो समझिए। देखिए बच्चों अभिक्रिया में एक होता है अभिकारक, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक से आप लोगों को क्या बनाना है? उत्पाद बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आप लोगों ने ये कोई ए और ये कोई बी क्या लिया, अभिकारक लिया या क्रियाकारक लिया, कुछ भी बोल दीजिए, और इससे आप लोगों ने एक उत्पाद बनाया, पी प्रोडक्ट बना लिया, पी उत्पाद बना दिया। तो जो हम इस तीर के चिन्ह के इधर की साइड लिखते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। उन सभी को क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकारक बोलते हैं। और तीर के चिन्ह के उधर को हम क्या बोल देते हैं? उत्पाद बोल देते हैं। ये आप लोगों को समझ लेना है। फिर देखिए किसी भी अभिकारक या किसी भी उत्पाद के आगे कोई संख्या हो, यानी यहाँ पे 3 लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ हो सकता है, तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। तो बच्चों ये जो नंबर है ये क्या है? रस समीकरण मिति गुणांक। तो यहाँ पे ये भी क्या है? रस समीकरण मिति गुणांक है। और ये 4 भी क्या है? रस समीकरण मिति गुणांक है। तो हम जो केमिकल काइनेटिक टॉपिक पढ़ रहे हैं इस केमिकल काइनेटिक टॉपिक में आप लोगों को रस समीकरण मिति गुणांक को नहीं भूलना है। इन नंबर को हमेशा जिंदा रखना है, इन नंबर को अपने साथ रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप लोगों ने सीख लिया किसी अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग सीखेंगे अभिक्रिया की दर को कैसे लिखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा अभिक्रिया दर लिखना। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन यानी किस प्रकार से किसी भी रिएक्शन की रेट को लिखना है। तो देखिए यही आप लोगों की अभिक्रिया है, यही आप लोगों की रिएक्शन है। इस रिएक्शन को देख के आप लोगों को क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, यानी आप लोग लिखेंगे अभिक्रिया की दर बराबर, कैसे लिखेंगे? अभी मैंने बताया जो भी आप लोगों को दिया हुआ है उसे लिखो। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? ए लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे और क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। पहले मैंने यहाँ सी लिखा था, अभी मैंने पी लिखा है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को बस कुछ भी नहीं करना है, इन सबको उठाना है, इन सबको उठाना है और यहाँ पे रख देना है और बीच में बराबर का चिन्ह लगाते चलना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आपने क्या लिखा? अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ए बराबर बी बराबर पी।
अब अगला काम क्या है आप लोग जानते हैं, जहाँ पे भी ए बी पी लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। यानी आप लोग क्या करेंगे, अब अवकलन वाला गुणांक लिखेंगे। तो जहाँ पे भी ए बी पी लिखा है वहाँ पे डी बाई डी टी लिखना है आप लोगों को। क्या करना है, डी बाई डी टी लिखना है आप लोगों को। क्या करना है, डी बाई डी टी लिखना है। बताइए इससे आसान इस दुनिया में कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 4 नंबर क्यों नहीं ला सकते? ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। केमिकल काइनेटिक का सबसे पहला काम यही है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। अब मुझे एक जन भी बता दीजिए, क्या ये अभिक्रिया पूरी कर दी मैंने या कुछ मैंने बाकी रखा है? सोच के बताइए, थोड़ा सा सोचिए, ये अभिक्रिया पूरी कर दी या कुछ बाकी है? तो दिमाग लगा के आप लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कुछ बाकी है। तो कुछ क्या बाकी है? तो ये कुछ ये बाकी है कि हम तो नंबर भूल ही गए, हम तो नंबर भूल ही गए। नंबर को लिखना जरूरी था। तो नंबर कैसे लिखना था? जो ए के आगे नंबर है उसे नीचे पटक दो। तो ए के आगे जो नंबर है उसे नीचे पटक दो। बी के आगे जो नंबर है नीचे पटक दो। बी के आगे जो नंबर है नीचे पटक दो। पी के आगे जो नंबर है नीचे पटक दो। पी के आगे जो नंबर है उसे कहाँ कर दो, नीचे की तरफ पटक दो। चलो अब हमने अभिक्रिया की दर लिखना सीख लिया। बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख लिया, अभिक्रिया की दर लिखना सीख लिया। जिसमें बच्चे 3 क्लास लेते हैं वही आप लोगों ने 20-25 मिनट में सीख लिया। देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। वो आप लोगों से एग्जामिनर जो है आप लोगों से पूछ सकता है, ए के विलुप्त होने की दर बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। बी के विलुप्त होने की दर बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, पी के बनने की दर बताओ, द फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ पी। बहुत ही आसान आसान सी बातें हैं। ये लिखोगे तभी तो ये बनाओगे, समझे? ये लिखना आएगा तभी तो क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेगा। जब यही नहीं लिखना आएगा तो क्वेश्चन आगे की तरफ कैसे चलेगा बच्चों? चलिए, काफी बातें हम लोगों ने यहाँ से कर ली और हम लोगों ने सेकंड पॉइंट यहाँ पे सीख लिया, अभिक्रिया की दर को कैसे लिखा जाता है। तो ये लिखना जरूरी है, तो इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अगला मैंने आप लोगों को इसी में क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल दिया है बच्चों, और जल्दी से आप सोल्व करके बताओ इसे। मैंने आप लोगों को दिया है C4 + D + E7। आगे की तरफ रिएक्शन चल रही है और हम लोगों ने लिखा है F + G, और यहाँ पे मैंने लिखा है 2 और यहाँ पे मैंने लिखा है 3। फटाफट से इसके आप लोगों को क्या लिखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, यानी अभिक्रिया की दर लिखनी है। क्या लिखनी है आप लोगों को? अभिक्रिया की दर। फटाफट से सोल्व करिए इसे, फटाफट से अभिक्रिया की दर लिखनी है आप लोगों को। सोल्व करिए, बहुत ही आसान सी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, तो आप लोगों ने कोशिश करी होगी। चलिए देखो किस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना था। देखिए, जो भी आप लोगों को दिया हुआ है उसे लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों से पूछा क्या गया है वो लिखना है। तो आप लोगों से पूछा गया अभिक्रिया की दर, तो आप लोग क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की दर बराबर, इंग्लिश वाले लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर। चलिए, अब मैंने क्या बोला, जो जो दिया हुआ है उसे लिख दो। तो C दिया हुआ है, बराबर में D दिया हुआ है, बराबर में E दिया हुआ है, बराबर में F दिया हुआ है, बराबर में G दिया हुआ है। फिर मैंने क्या बोला था, जो आप लोगों ने लिखा है उन सबके आगे क्या लिखना है?
dy/dt। सबके आगे बच्चों क्या लिखना है, dy/dt। सबके आगे क्या लिखना है, थोड़ा इधर कर दो इसे, dy/dt। सबके आगे क्या लिखना है, dy/dt। सबके आगे क्या लिखना है, dy/dt। लिख दिया। क्या अभी भी कुछ भूल रहे हैं, भूल रहे हैं क्या कुछ? हाँ जी, क्या भूल रहे हैं? नंबर। तो चलो नंबर को लिखो। कैसे लिखना है, सी के आगे है तो सी के नीचे, तो क्या लिखेंगे 4 नीचे की साइड, तो 1/4 हो गया। फिर यहाँ पे कितना है, देखो बच्चों एक ही है, कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, तो एक चाहे लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये जो है वो वैसे के वैसे रहेगा। फिर ई की तरफ चलते हैं, तो ई के आगे कितना है, 7 है, तो आप 7 को कहाँ लिखोगे, नीचे की साइड लिखोगे। फिर हम किसकी तरफ जाएंगे, एफ की साइड जाएंगे, तो कितना है, 2 है, तो नीचे की साइड 2 लिखो और 1/2 कर दो इसे। फिर क्या है, जी है, कितना है, 3 है, कहाँ लिखना है, नीचे की साइड लिखना है, तो लिख दो 3 नीचे की साइड, तो ये क्या हो गया, 1/3। बच्चों बताइए लिखना आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान सा काम था कि नहीं था? बहुत आसान काम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे की तरफ थर्ड टॉपिक सीखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो अब हमें सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट से। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए अब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारा जो केमिकल काइनेटिक है इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया मतलब आप लोगों को अब कोई भी नहीं रोक सकता काइनेटिक में 4 नंबर लाने से। तो देखिए अब आप लोगों को क्या सीखना है, क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो आप लोगों को सीखना है, समझना है। देखिए एग्जामिनर ऐसे बोलेगा a+2b, तो आप लोगों ने देखा कि ये कोई रिएक्शन लिखी हुई है a+2b एंड c। इसमें क्वेश्चन कैसे आप लोगों को अप्रोच करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ सीखना है। देखिए बच्चों पहले आप लोग 3 बातें सीखिए। ये आप लोगों का एक क्या है, एक अभिकारक है जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। बार बार अभिकारक सबस्ट्रेट ये सब बोलना मेरी मजबूरी है, आप लोग बोर मत होइएगा क्योंकि इसको समझना जरूरी है। और ये क्या था, अपना बनने वाला, बनता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। यानी हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों ए और बी को मिलाया और उससे हमें क्या मिला, सी मिला। ठीक है, जो बनता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। और जो हम लोगों ने यूज करा है यानी ये दोनों टूट के वो बनता है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं यानी जब ये दोनों आपस में टूटते हैं तभी तो क्या बनता है बच्चों, सी बनता है। इसका मतलब उत्पाद तो हमेशा बनता है, ऐसे ही लिखो आप लोग, उत्पाद तो हमेशा क्या होता है बच्चों, बनता है। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, फॉर्म होता है। क्या होता है, फॉर्म होता है, यानी फॉर्मेशन होता है इसका, ये बनता है। ये चीजें ध्यान रख लेना, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अभिकारक है, अभिकारक है, मैंने क्या बोला, ये दोनों टूटेंगे तभी वो बनेगा। इसका मतलब ये क्या होते हैं, टूटते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग, टूटते हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, डिसअपीयरेंस। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग, डिसअपीयरेंस, यानी टूटते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये तो क्या होंगे, टूटेंगे, और ये क्या होगा, बनेगा। अब इस टूटने को आप लोग क्या बोल सकते हैं, हिंदी में अच्छी भाषा में, हिंदी की अच्छी भाषा में क्या बोल सकते हैं, विलुप्त हो गया भाई। इसको भी क्या बोलेंगे आप लोग, विलुप्त हो गया। और इसको क्या बोलेंगे अच्छी हिंदी में, निर्माण हो गया। क्या हो गया, निर्माण हो गया। और इंग्लिश वाले अपनी अच्छी इंग्लिश में वही बोलेंगे इसे डिसअपीयरेंस, और इसे बोलेंगे फॉर्मेशन। तो आप लोगों को ये नाम पता होने चाहिए, बस नाम पता हो गया, 2 सेकंड का खेल है ये।
नाम पता है कि कौन टूट रहा है यानी कौन विलुप्त हो रहा है, कौन बन रहा है यानी किसका निर्माण हो रहा है। तो अपनी देसी भाषा में तो हमने क्या लिख दिया, टूटते हैं बनता है। और अपनी हिंदी मातृभाषा में हम लोगों ने क्या लिख दिया, विलुप्त होते हैं निर्माण होता है। टूटना और विलुप्त होना एक ही तो है, टूटना और विलुप्त होना एक ही तो है, बनना और निर्माण होना भी क्या है, एक ही है। तो ये आप लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, लैंग्वेज को सीख लिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ भाषा का खेल है। चलो यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ये रामबाण है, क्या है ये सब कुछ, रामबाण, लिख लो इसे रामबाण। चलिए क्वेश्चन लिखिए, यही क्वेश्चन है, a + 2b c लिख दिया। इस अभिक्रिया में A के विलुप्त होने की दर बताइए। A के विलुप्त होने की दर बताइए। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A। क्या पूछा गया है, इस अभिक्रिया में A के विलुप्त होने की दर बताना है आप लोगों को। सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। पहला काम क्या है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा कुछ भी दिख जाए, आप लोगों को तुरंत क्या करना है, अभिक्रिया की दर को लिखना है। चलिए लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला काम मैंने आप लोगों को बताया था, अभिक्रिया की दर लिखना। अभिक्रिया की दर बोलिए कैसे लिखते हैं, जल्दी बोलिए कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं A, ऐसे लिखते हैं B, ऐसे लिखते हैं C। कुछ भी नहीं करना है। फिर क्या बोला था, सबके आगे क्या लिखना है, d/dt। सबके आगे क्या लिखना है, d/dt। सबके आगे क्या लिखना है, d/dt। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस प्रकार से क्या लिखना है। चलिए तो देखिए, अब बताइए कुछ भूल रहे हैं। हाँ जी भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, ये नंबर। बाकी यहाँ तो एक है, यहाँ भी एक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस नंबर को आप लोग यहाँ लिखो B के नीचे, तो 1/2 ये हो गया। समझ में आ रहा है। अब पूछा क्या है, पूछा है इस अभिक्रिया में A के विलुप्त होने की दर। क्या पूछी है, A के विलुप्त होने की दर। और अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला था, A क्या है, एक अभिकारक है। A क्या है, एक अभिकारक है। तो ये तो टूटेगा ही टूटेगा, यानी ये विलुप्त ही होएगा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन हमेशा यही पूछेगा, A के विलुप्त होने की दर बताओ, या पूछ सकता है B के विलुप्त होने की दर बताओ, या पूछ सकता है C के निर्माण होने की दर बताओ, यानी बनने की दर बताओ, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, A है। पूछा क्या है, A के विलुप्त होने की दर, यानी हमें ये पूछा है, हमसे क्या पूछा है, dA/dt। dA/dt ये हम लोगों से पूछा गया है, क्योंकि हमारा काम क्या है, A के विलुप्त होने की दर, यानी हमें A चाहिए। और A के साथ ये अवकलन गुणांक तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये d/dt ही बताता है रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है। ये एक गुणांक है जिसे हम बोल देते हैं अवकलन गुणांक। तो हमें बच्चों ये निकालना है, क्या निकालना है, ये वाला पार्ट हमें निकालना है। देखिए ये जो है ना, ये इसके बराबर में भी है, ये जो है वो इसके बराबर में भी है, ये जो है इसके बराबर में भी है। समझ में आई बात। ये सब के बीच में बराबर का चिन्ह लगने का मतलब यही है कि ये जो सारे के सारे है ना, ये सब क्या है, बराबर है। यानी ये dC/dt इसके भी बराबर में है, ये जो है इसके भी
बराबर में है, वो जो है इसके भी बराबर में है, ये जो है इसके भी बराबर में है, यानी सब लोग एक दूसरे के बराबर है, इसलिए सबके आगे क्या लगाया है, बराबर का चिन्ह लगाया है। अब आप लोग समझिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ था, सिर्फ इतना दिया हुआ था, ए के विलुप्त होने की दर, अपन लोगों ने ये लिखा। अब देखिए आप लोगों का आंसर जो है, आप लोगों को ये निकालना है, ठीक है। तो ये और ये क्या है, आपस में बराबर है, इसका मतलब आप लोगों का एक आंसर क्या हो गया, आप लोगों को तो बस ये चाहिए, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर, तो आप लोगों को तो बराबर से मतलब है, तो ये दो जोड़े आप लोगों ने उठा लिए, तो आप लोगों को इससे क्या मतलब है, नहीं है मतलब, यानी आप लोगों ने क्या लिख दिया, dA बाई dt इक्वल्स टू 1/2 dB बाई dt, ये आप लोगों ने लिख दिया। अब देखिए बच्चों, ये जो A, B और C जो है वो क्या है, सांद्रताएं हैं, कंसंट्रेशन है। तो सांद्रता को अपन क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इन सब के आगे आप लोगों को क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। मैंने आप लोगों को पहले इसलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना होए। अब तो क्या आप लोगों का हाथ चलने लगे, इसलिए आप ध्यान रखना, ये क्या होती है, सांद्रताएं होती है, कंसंट्रेशन होती है, इसलिए हम इसके आगे क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना, उसके आगे भी क्या होगा, इस प्रकार से ब्रैकेट में होंगे, क्योंकि ये क्या होती है, सांद्रताएं होती है। तो आप लोगों का एक आंसर क्या हो गया, dA/dt बराबर 1/2 dB/dt। अब आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन के अंदर ये आप लोगों का आंसर है, तो आप इसे टिक करेंगे तो 4 नंबर लेकर आ जाएंगे। अगर आप लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो बच्चों देखिए, ये और ये भी तो आपस में बराबर है, तो इसको आप और इसको आप सेलेक्ट करो, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये और ये भी तो क्या है, आपस में बराबर है। तो अब आप लोग इसको और इसको क्या कर दो, बराबर में लिख दो। तो आप क्या लिखोगे, dA/dt बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dC/dt, dC/dt। समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा। अब देखिए, ये और ये भी तो हो सकता है बराबर, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, बराबर का चिन्ह है, आप इसे और इसे छोड़ सकते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे, ये अब इस प्रकार लिखेंगे, लिखिए कि क्या हो गया बराबर, dA/dt किसके बराबर हो गया, dA/dt, अब इसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, अभिक्रिया की दर के बराबर, अभिक्रिया की दर के बराबर हो गया। अब हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर का क्या फॉर्मूला होता है, यानी जो दर नियम होता है वो क्या होता है, वहां पे आप लोगों को इस प्रकार से के दिखाई देगा, फिर हम उसके पे इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो आप लोगों का अभी तक आंसर जो है वो ये 3 आंसर आए आप लोगों के, इस प्रकार से आप लोगों का ये पहला आंसर आया, ये दूसरा आंसर आया, ये तीसरा आंसर आया। अब आप लोग ऑप्शन में जाएंगे, अगर आप लोगों को ऑप्शन में ये मिलता है तो आप लोग इसे टिक कर देंगे, या ये मिलता है तो ये टिक कर देंगे। तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, एक ही ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, टिक करना है और 4 नंबर फिक्स कर लेने हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता बी के विलुप्त होने की दर बताइए, ठीक है, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। हम अगला क्वेश्चन यही लेते हैं जिसमें हम पूछते हैं बी के विलुप्त होने, यहां बस हमें क्या करना है, बी के विलुप्त होने की दर। जल्दी से इसे लिख लीजिए आप लोग फटाफट से, यही क्वेश्चन है, सेम सब कुछ यही है, बस हमें बी के विलुप्त होने की दर को लिखना है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, चलिए सेम यही क्वेश्चन है बच्चों, डिट्टो यही क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या करना है, बी के विलुप्त होने की दर। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या है, कुछ भी पूछ ले, बी का विलुप्त होना पूछ ले, ए का विलुप्त होना पूछ ले, सी का बनना पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था, जब भी मैं पहला काम बोलूं चुपचाप से ये रेट लो लिख लेना, चुपचाप से ये रेट की रिएक्शन लिख लेना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट की दर लिख लेना चुपचाप से। तो पहला काम क्या होता है बच्चों, दर लिखना।
तो दर कैसे लिखते हैं, तो लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर बराबर में ए बी सी, ए बराबर बी बराबर सी लिख लिया। सबके आगे क्या लिखना है, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। फिर मैंने नई चीज क्या बताई, ये सब सांद्रताएं होती है, इन सबको ब्रैकेट में लिखना हमारा काम है, वरना ये सब रोने लगेंगे। चलिए अब कुछ भूल रहे हैं क्या, हाँ जी भूल रहे हैं क्या, दो किसके आगे है, दो बी के आगे है, तो हम किसके आगे पटकेंगे, तो दो के नीचे पटक दो। चलिए बाकी तो एक है कि कोई मतलब नहीं है। अब हमने हमारा 50% काम कर लिया। पूछा क्या गया है, बी के विलुप्त होने की दर, पूछा क्या गया है, बी के विलुप्त होने की दर, तो बी को पकड़ो भाई साहब, तो बी को हम लोगों ने पकड़ लिया, ये रहा बी। अब आसान सा क्वेश्चन है, सोल्व हो गया। बस हमें तो बस ये चाहिए डी बी बाई डी टी, हमें ये दो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस दो को इधर फेंकेंगे या इस दो को उधर फेंकेंगे, जिधर फेंकना है फेंको, पर हमारा काम क्या है, डी बी बाई डी टी निकालना। समझ में आ गई बात। चलिए तो हम आंसर लिख देते हैं, इसके भी 3 आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर लिखते हैं, हमें क्या चाहिए बच्चों, डी बी बाई डी टी, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, डी बी बाई डी टी। ओके, किसके बराबर करना है मुझे, इन दोनों को बराबर करना है, तो मुझे क्या लिखना है, डी बी बाई डी टी तो मैंने लिख दिया, अब मुझे ये लिखना है, तो मैंने क्या लिखा, डी ए बाई डी टी। अब देखिए ये जो दो था इसको हमें भगाना है, तो ये दो क्या है बच्चों, भाग में है ना, ये क्या है, दो क्या है, भाग में है, इतनी गणित आनी चाहिए, तो इधर भागित का तो किस में जाएगा, गुणा में, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डी ए बाई डी टी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला आंसर देखिए, इस बार ये जो पूरा सामान है वो इसके बराबर करना है, तो हमें ओनली क्या चाहिए, डी बी बाई डी टी चाहिए, ये दो नहीं चाहिए, तो आप लोग सिर्फ इतना सा लिख लीजिए, डी बी बाई डी टी लिख लिया आप लोगों ने। किसके बराबर करेंगे आप लोग, डी सी बाई डी टी के बराबर करेंगे, कर लिया आप लोगों ने। अब ये जो दो है भाग में है, गुणा में जाएगा, उधर जाएगा, तो ये यहाँ पे पहुंचेगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 डी सी बाई डी टी। अब तीसरा जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये किसके इक्वल है, इस अभिक्रिया की दर के इक्वल है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, डी बी बाई डी टी बराबर है अभिक्रिया की दर के रेट ऑफ रिएक्शन, तो लिखिए अभिक्रिया की दर के बराबर है, लिख लिया। लेकिन अभी भी दो पड़ा हुआ है, तो ये दो किस में है बच्चों, भाग में है, तो ये कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, तो 2 इंटू अभिक्रिया की दर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आप लोग ऑप्शन देखना, ये ऑप्शन है तो ये आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन है तो ये आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन है तो ये आंसर हो जाएगा, कोई सा भी आंसर हो जाएगा, तीनों एक साथ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा फंडा है। पहला काम है ये वाला चीज लिखना, यानी ये वाली चीज लिखने आ गई तो फिर आप लोगों को इस 2 को 4 को 5 को जो भी है नंबर उसको इधर उधर फेंकना है, बहुत आसान है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजें सीखने वाले हैं। आप लोगों को नोट्स पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा 1-2 दिन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।